नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित सवालों की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनका प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही क्रिएटिव तरीके से चित्रात्मक रूप से आप सभी के सामने पेश किया जाएगा, जिससे आशा करते हैं कि आपको ये जो सवाल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। इनका जो उत्तर है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है, जिसके कारण आपका जो इसको याद करने की जो लॉन्ग समय तक आप इसको याद रख सकोगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। साथियों, पहला सवाल है भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो लैंग्वेज लर्निंग की बात की जा रही है। तो साथियों, आप बिल्कुल इसको नोट करते चलेंगे। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन दोनों डिफरेंट टर्म्स है। तो यहाँ लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई है। भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? बिल्कुल जो पॉजिटिव है उसके बारे में पूछा गया है। यह केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेकिन केवल लगा हुआ है, ये नेगेटिव है। सिर्फ इसी से नहीं होता, और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में यह त्वरित गति से होता है। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन देखते हैं। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल होती है सर। अगर आप भाषा अधिगम सीख नहीं पाओगे तो विज्ञान गणित को कैसे सीख पाओगे? ये नेगेटिव है। यह अवचेतन अनकॉन्शियस रूप से घटित होता है। तो लर्निंग जो होती है कॉन्शियस रूप से होती है, चेतन मन से होती है। तो ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन के संबंध में है। तो ये भी नेगेटिव होगा हमारा। तो जो बी ऑप्शन है जिसमें बताया गया है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से का मतलब होता है कि कक्ष में, स्कूल परिवेश में बच्चे के सामने इस प्रकार का वातावरण पेश किया जाए कि चारों तरफ प्रिंट रिच उसका वातावरण रहे। मतलब प्रिंट वाली जो सामग्रियां हैं वो आसपास अपने दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे, कक्षा कक्ष की दीवारों पर देखे, तो उससे बच्चा जो उसका भाषा का अधिगम है वो बहुत त्वरित, बहुत स्पीड से होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट एक ऐसा वातावरण है जहां भाषा लिखित या मुद्रित रूप से हर जगह मौजूद होती है। बिल्कुल, जैसे चार्ट, होर्डिंग और पट्टिकाएं। इसका प्रभाव क्या होता है? जब बच्चा अपनी दिनचर्या में प्रत्यक्ष रूप से इन शब्दों को बार बार देखता है तो उसकी शब्दावली तेजी से बढ़ती है। यही तो है इसका प्रिंट रिच जो एनवायरनमेंट है, इसका जो बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है यही है कि बच्चा जब बार बार देखेगा उन चीज़ों को तो उसकी जो सीखने की गति है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। भाषा अधिगम वर्सेज भाषा अर्जन, इसका भी दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरी भाषा सीखने में ये परिवेश अत्यंत सहायक होता है। बिल्कुल, जो सेकंड लैंग्वेज है जो हम स्कूल में जाके सीखते हैं, जैसे हम सभी ने इंग्लिश सीखी, वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो उसको सीखने में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सहायक होता है और गति और त्वरित करता है। बिल्कुल, इस हमारे जो भाषा अर्जन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अवचेतन रूप से सीखे जाने वाली भाषा अर्जन कहलाती है, जिसकी हम चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अधिक बोधगम्य निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देने में विश्वास करता है। स्टीफन क्रेसन के सिद्धांत के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल साथियों, स्टीफन क्रेसन साहब ने 5 जो हाइपोथेसिस दिए थे उनमें एक हाइपोथेसिस है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। तो उसमें बताया गया है कि बच्चे को इस प्रकार का इनपुट दिया जाए कि उसका जो वर्तमान स्तर है उससे एक स्टेप आगे, I+1 की बात करता है। जो यहाँ बात की गई I+1 कि बच्चा इस स्तर पर है और जो टीचर है उसको इस स्तर का जो टारगेट है वो देगा, जिससे बच्चा को जो सीखने की और भाषा अर्जन की जो स्पीड है वो बिल्कुल सलीके से होएगा और सुगम और आसान होएगा। तो यहाँ जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन। बच्चों को केवल रटने के लिए प्रेरित करना, रटने से इसका संबंध नहीं है साथियों। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे रहे हो तो बच्चा अच्छे तरीके से अपना जो अधिगम है वो कर पाएगा। भाषा अर्जन को सुगम और आसान बनाना, बिल्कुल ये जो बी ऑप्शन है वो इसकी बात कर रहा है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चों को व्याकरण के कठिन नियम याद कराना, इसकी भी बात नहीं करता। मातृभाषा के प्रयोग को पूरी तरीके से रोक देना, इसकी भी कृष्ण साहब बात नहीं करते। I+1 का मतलब यही है कि जिस लेवल पे बच्चा है उससे एक कदम आगे का हम बच्चे को इनपुट दें, जिससे उसको सीखने का जो
स्पीड है वो बिल्कुल ठीक रहे और आसान रहे बच्चे को सीखना। देखते हैं इसकी व्याख्या और इसका उत्तर क्या दे रखा है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल सही था। और देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है। द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत, बिल्कुल स्टीफन क्रेसन साहब ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो साथियों, हम जब हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका अर्जन करते हैं, हमारे जो परिवार का जो परिवेश है उसमें भाषा को अर्जित करते हैं। लेकिन कृष्ण साहब ने कहा कि जो सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उसको भी जिस प्रकार से हमने पहली लैंग्वेज को सीखा उसी प्रकार से उसको भी अर्जित किया जा सकता है। क्योंकि हम जो सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उसको अधिगम कहते हैं। स्टीफन क्रेसन साहब ने कहा कि उसको भी अर्जित किया जा सकता है। तो यही उनका जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो थी वो थी। स्टीफन क्रेसन के अनुसार बच्चों में दूसरी भाषा को भी स्वाभाविक रूप से अर्जित करने की क्षमता होती है, जिसके संबंध में बोधगम्य निवेश के बारे में बताया इन्होंने। इसका अर्थ है शिक्षार्थी के वर्तमान भाषा स्तर, जिसको आई बताया वर्तमान भाषा स्तर, और ठीक एक स्तर ऊपर I+1, ये जो +1 के सार्थक निवेश जो बोल रहे वो है कि चुनौतीपूर्ण लेकिन समझने योग्य भाषा सामग्री प्रदान करना। अगर आप बच्चे के वर्तमान स्तर से उसका जो उसके एक स्टेप आगे दोगे तो भाषा अर्जन जो है बिल्कुल इस पेड़ है हरा भरा, बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है। उसी प्रकार से बच्चे का भाषा अर्जन है, भाषा अधिगम है, वो इस प्रकार से बिल्कुल स्वस्थ रूप से होएगा। उद्देश्य क्या दे रखा, जब शिक्षक बच्चों के स्तर को समझकर सही संसाधन प्रदान करता है तो यह भाषा सीखने की प्रक्रिया को अत्यंत सुगम और आसान बना देता है। बिल्कुल साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बुनियादी चरण फाउंडेशनल स्टेज जिसे बुनियादी चरण बोला है, 5 साल तक की बच्चे की जो स्टेज है उसको बोला है फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे अधिगम में सबसे अधिक संलग्न इंगेज कब होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो 5 साल का बच्चा है और जो उसकी जो सीखना है वो किस प्रकार से हो रहा है, इस चित्र को के माध्यम से आप देख सकते हो। और अपने परिवेश में भी आप देख सकते हो कि 5 साल तक जो बच्चा होता है वो अर्जन करता है, अधिगम करता है स्कूल में जाके, तो किस प्रकार से करता है आप उनका जो अवलोकन भी कर सकते हो। जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत रटकर गाते हैं तो रटने वाली जो प्रणाली है आज की जो शिक्षक परिदृश्य है उसमें नेगेटिव है। ये व्यवहारवादियों का तर्क है कि बच्चा रटकर सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, वो नेगेटिव है आज के लिए NEP 2020 के अनुसार। जब वे अपनी सभी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, सेंसेस का प्रयोग करते हैं और हाथों का सक्रिय उपयोग करते हैं, बिल्कुल यही है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इंगेज होगा, जिस एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, उसमें उसका जो ज्ञान है वो बिल्कुल स्थायी प्राप्त करेगा और बिल्कुल सरल तरीके से प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से बच्चा अपने हाथों के सेंसेस का प्रयोग कर रहा है, आँखों का प्रयोग कर रहा है सीखते समय। तो ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल NEP 2020 की जो व्याख्या है उसके अनुसार इसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। जब एक कॉपी में अक्षरों को बार बार लिखते हैं, बार बार लिखने की बात भी जो व्यवहारवादी है वो करते हैं, वो निगेटिव है आज के परिप्रेक्ष्य में। जब उनका ध्यान केवल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों, फाइन मोटर स्किल्स पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाद की बातें जब हम बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है हमारा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथियों। व्याख्या में क्या बता रखा है, सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी 5 3 3 4। ये बिल्कुल NEP 2003 का जो 2020 का जो नया फॉर्मूला है 5 3 3 + 4, आपको इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछता है CTET के अनुसार 5 वर्ष, ये जो शुरुआत की स्टेज है इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। बुनियादी चरण खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। सक्रिय अधिगम, इस आयु में बच्चे अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यहाँ जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ दे रखी है आपको, आँख है, नाक है, जो हमारी जीभ है वो है, जिह्वा जो है, ये सेंसेस है, टच करके सीख रहे हैं और कानों के माध्यम से सीख रहा है बच्चा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। हस्त गतिविधियाँ, हैंड्स ऑन, हाथों का सक्रिय उपयोग बच्चों के मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। रटना या बार बार अभ्यास करना रचनावाद के बिल्कुल खिलाफ है। जो रचनावाद आजकल का जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है जिसके बारे में बात करते हैं जीन पियाजे,
लेवाइगोत्स्की, उसके बिल्कुल खिलाफ है रटना या बार बार अभ्यास करना। ये रटना या बार बार जो अभ्यास करना है ये व्यवहारवादियों का तर्क है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को आसानी से पहचान लेता है, लेकिन बोलते या लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाएगा? बिल्कुल साथियों, जो अरविंद नाम का बच्चा है वो पढ़ते और सुनते और पढ़ते समय सुन रहा है और पढ़ रहा है, तो उस समय ये जो गतिविधियां हैं, ये सुनते और पढ़ते समय जो गतिविधियां हैं वो रिसेप्टिव वोकेबुलरी होती है, रिसेप्टिव स्किल्स के द्वारा जो सीख रहा है बच्चा वो है। तो ग्रहणशील शब्द संपदा ये है इसका बिल्कुल उत्पादक शब्द क्षमता कब होगी? जब बच्चा बोलेगा और लिखेगा। निरर्थक शब्द कुछ नहीं है इसमें, बच्चा सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। वाक उद्यमान क्षमता ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है ग्रहणशील शब्द क्षमता रिसेप्टिव वोकेबुलरी बिल्कुल ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत ही क्रिएटिव तरीके से साथियों आप सभी को सामने समझाई गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप बार बार देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें और एक ऐसे मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इस प्रकार से पढ़कर अच्छा लगे और उसका जो सीटेट है और अन्य जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो उसकी क्लियर हो जाए। तो सही उत्तर क्या है? हमारा ये है ग्रहणशील कौशल। बिल्कुल सुनना और पढ़ना, इसके माध्यम से हम दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। सुनते हुए और पढ़ते हुए जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो ये ग्रहणशील इनपुट है। ये ग्रहणशील इनपुट है सुनते और पढ़ते समय। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हमारे जो आउटपुट होता है तो वो उत्पादक या आउटपुट इनपुट हो जाएगा। एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं सोशल इंटरेक्शन एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। अपने इस मत के अनुसार वह जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। उसका यह विचार किस मनोवैज्ञानिक से मिलता जुलता है? तो साथियों लेव वाइगोत्स्की नाम के मनोवैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की नाम है, लेव वाइगोत्स्की नाम है। सोशियो कल्चर थ्योरी दी उन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उसके माध्यम से बताया है कि बच्चा जो है सीखता है अपने समाज से, अपने समाज में रहकर। तो यहाँ पर जो बात की है पीयर इंटरेक्शन की, वो बिल्कुल उसी से संबंधित है। बच्चे देख लो आपस में एक दूसरे से पीयर इंटरेक्ट करके सीख रहे हैं। तो ये लेव वाइगोत्स्की का तर्क है 4th नंबर पर। जीन पियाजे साहब बात करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से सीखने की। बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो स्वयं करता है। नोम चोम्स्की साहब बात करते हैं इन्नेट पावर की, कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है और वो अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण में आते ही वो जन्मजात क्षमताएं वो स्वयं प्रफुल्लित हो जाती है। B.F. स्किनर व्यवहारवादी है जो कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से सीखता है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ जो जिसकी बात की गई है पीयर इंटरेक्शन की, साथियों के साथ समूह और जोड़ों में गतिविधि आयोजन कर रही है, तो ये लेव वाइगोत्स्की साहब है। व्याख्या बिल्कुल दे रखी है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में बता रखा है साथियों, विस्तृत व्याख्या दे रखी है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चर थ्योरी के अनुसार बच्चे समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सबसे बेहतर सीखते हैं। भाषा अधिगम के लिए सहयोगात्मक तरीके समूह गतिविधियां आवश्यक है। बिल्कुल अन्य वैज्ञानिकों के विचार दे रखे। पियाजे चिंतन को भाषा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल पियाजे साहब ने कहा है कि पहले जो थॉट्स आते हैं उसके बाद बच्चे में भाषा का विकास होता है। उसके विपरीत लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि पहले लैंग्वेज का बच्चे में विकास होता है और उसके बाद विचार आते हैं। बिल्कुल ये इनका विपरीत है, आप इसको देख लेंगे एक बार। वो चोम्स्की का बता रखा है जन्मजात क्षमता होती है, चित्र के माध्यम से बता रखा है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे इन पीयर इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं, समाज संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं। चोम्स्की कहते हैं जन्मजात क्षमता की बात कर रहे हैं। स्किनर साहब के यहाँ तोता दिखा रखा है, मतलब बच्चे रट कर या इमिटेट करके, अनुकरण करके सीखते हैं। पियाजे कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है।
जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं, पूर्णतः चुप रहता है, तो इस अवधि को क्या कहते हैं? तो साथियों, जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है और उसे किसी प्रकार की जब हम भाषा सिखाते हैं, चूँकि अपने घर से सिखाता है जो मदर टंग है, अगर मदर टंग सिखा रहे हो आप तो बच्चा इंटरेक्ट करेगा आपके साथ। लेकिन अगर आपको सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हो, द्वितीय भाषा सिखा रहे हो, जैसे इंग्लिश सिखा रहे हो, तो कुछ एक ऐसा पीरियड आता है जब बच्चा कुछ बोलता नहीं है, शांत रहता है, तो उस पीरियड को मूक अवधि, साइलेंट पीरियड कहते हैं। ये निगेटिव नहीं है, उस समय बच्चा अपनी जो भाषा है उसको सीखने का प्रयास कर रहा होता है। यहाँ बता रखा है, जब बच्चे को कोई नई भाषा सिखाई जाती है तो वह शुरुआत में मौखिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता या बोलता नहीं है, तो उसे मूक शिक्षार्थी कहा जाता है। यह कोई नकारात्मक बात नहीं है। इस मूक अवधि में बच्चा चुप रहकर मन ही मन भाषा के नियमों और शब्दों को आत्मसात कर रहा होता है। ये नई भाषा को ग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दिए जाने चाहिए। ये विचार किससे संबंधित है? बिल्कुल, हमने पहला दूसरा क्वेश्चन आया था कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट का, उसमें थोड़ा अलग सवाल था लेकिन उसी से संबंधित है। स्टीफन क्रेसन साहब से संबंधित है कि स्टीफन क्रेसन ने अपना जो सिद्धांत दिया है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत, उसमें बोधगम्य निवेश की बात की है। बच्चा जिस लेवल पे है उसको आई बोला है और जिस लेवल का उसको इनोवेट दिया जाए उसको I+1 बोला है। तो I+1 की बात करते हैं स्टीफन क्रेसन। व्याख्या में बता रखा है साफ साफ, विस्तृत व्याख्या स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी, जिसमें 5 महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं शामिल हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बोधगम्य निवेश हाइपोथेसिस है, इनपुट हाइपोथेसिस, जिसे I+1 के रूप में दर्शाया जाता है। इसका अर्थ है बच्चों को उसके वर्तमान भाषा स्तर I से ठीक एक स्तर ऊपर +1 का समझ आने वाला निवेश, संसाधन, कक्षाएं, गतिविधियां प्रदान करना, जिससे वे दूसरी भाषा आसानी से सीख सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच, जापानी, कोरियन आदि को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? तो साथियों देखते हैं कौन सी। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक अनिवार्य भाषा के रूप में, बुनियादी स्तर से ही एक प्रमुख विषय के रूप में, या व्यवसाय शिक्षा के अनिवार्य हिस्से के रूप में। तो साथियों, जो ये विदेशी भाषा है उनको माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाए जाने की अनुशंसा NEP 2020 करता है। NEP 2020 में ये प्रावधान है कि जब बच्चा कक्षा 9वीं माध्यमिक स्तर में प्रवेश करता है तो उसे विश्व की संस्कृतियों को समझने के लिए विदेशी भाषाओं को एक अतिरिक्त विकल्प, एडिशनल ऑप्शन के रूप में चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। ध्यान दें, त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य माना गया है, न कि विदेशी भाषा को। बिल्कुल साथियों, हमें याद रखना है त्रिभाषा सूत्र कि इसमें मातृभाषा अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को चुनने का अवसर दिया जाता है। मीना अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाने के बाद उन्हें कुछ फ्लैश कार्ड देती है और कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। इस गतिविधि से मीना बच्चों के किस कौशल का आकलन कर रही है? तो मीना ने एक कहानी सुनाई है और उसी से संबंधित कुछ फ्लैश कार्ड बच्चों को दे रही है कि भैया इनको जिस कहानी में जो घटना पहले घटी उसको पहले लगाओ, उसके बाद जो घटी घटना उसको लगाओ, और अंत में जो उसका अंतिम पार्ट था कहानी का वो व्यवस्थित करो। तो इससे आकलन किसका होगा कि बच्चे ने कहानी को कितनी सावधानी से सुना है। तो इसको किसका आकलन हुआ? स्वर्ण कौशल का आकलन कर रही है मैडम यहाँ पर। तो स्वर्ण कौशल, लिसनिंग स्किल जो है उसका आकलन हो रहा है साथियों। शिक्षिका ने बच्चों को कहानी सुनाई। फ्लैश कार्ड पर कोई पाठ टेक्स्ट पढ़ने को नहीं दिया गया है। बच्चों को उन फ्लैश कार्ड को एक सही तार्किक क्रम में तभी लगाना संभव होगा जब उन्होंने शिक्षिका द्वारा सुनाई गई कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा। अतः यह गतिविधि सीधे तौर पर बच्चों के स्वर्ण कौशल,
सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का आकलन करती है। बिल्कुल साथियों, बच्चों ने सुना है कहानी को, अगर ठीक से सुना है तो बच्चों ने समझा होगा, और समझा है तो उसको घटनाओं को क्रम से लगा सकेंगे। स्वर्ण कौशल का यहाँ पर आकलन कर रही है शिक्षिका। एक विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये पोर्टफोलियो जो शब्द है साथियों, इससे आपको घबराना नहीं है। ये एक फाइल होती है जिसमें बच्चे के हम पूरे शिक्षण सत्र के उससे संबंधित शैक्षिक और शैक्षिक जो गतिविधियां होती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स सहेज कर रखते हैं, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। और उसको इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रहण होता है जो उसकी प्रगति को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है कि बच्चे के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रहण है जो उसकी प्रगति को दर्शा रहा है। ये पोर्टफोलियो है। पूरे सत्र के दौरान बच्चे ने क्या किया, हमने उसके टेस्ट लिए, वो टेस्ट इसी में लगेगा। कुछ शैक्षिक गतिविधियां कराई, दौड़ कराई, बच्चे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, कितने मिनट में कितनी दौड़ की, उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें। तो ये उद्देश्यपूर्ण संग्रहण होता है जो उसकी प्रगति को दर्शाता है, पोर्टफोलियो। आपको इसको ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो एक फाइल का नाम है जिसमें बच्चे से संबंधित पूरे सत्र के डॉक्यूमेंट्स हम सहेज कर रखते हैं। तो ए ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कमजोरियों का एहसास करा रहा है दूसरे ऑप्शन के अनुसार, जो गलत है। केवल राज्य सरकार द्वारा परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यह एक दिन की गतिविधि का रिकॉर्ड नहीं होता, पूरे सत्र का होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। पोर्टफोलियो क्या है? यह एक निश्चित समयावधि के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा किए गए कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति का एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित संग्रहण है। आकलन का बेहतरीन टूल है। एनईपी 2020 के अनुसार इसे आकलन असेसमेंट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता देती है एनईपी 2020। यह शिक्षक और छात्र दोनों को बच्चे के मजबूत और कमजोर पक्षों का सही मूल्यांकन करने में सहायता करता है। शब्द भंडार और भाषा शिक्षण के लिए एक अध्यापिका कक्षा में सेब, खिलौना कार और पानी का गिलास जैसी सामग्री लेकर आती है। शिक्षण शास्त्र में इन वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो मैडम को पढ़ाना था कि शिक्षिका को पढ़ाना था कि सेब के बारे में, तो शिक्षिका सेब लेकर आ गई। पानी के बारे में पढ़ाना था, पानी लेकर आ गई। किसी कार के बारे में पढ़ाना था, क्योंकि ये कार का छोटा मॉडल है तो आप छोटी कार बोल सकते हो। खिलौना ही पढ़ाना था मैडम को। वास्तव में कार की बात करेगी तो इस ऑप्शन के अनुसार तो कार ही लेकर आनी पड़ेगी मैम को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किस वस्तुओं की बात कर रहा है? ये वास्तविक वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में रियलिया बोलते हैं। रियलिया की व्याख्या है यहाँ पर। इसकी व्याख्या दे रखी है यहाँ पर। भाषा शिक्षण में जब अध्यापक कक्षा में दैनिक जीवन की असली वस्तुओं जैसे फल, खिलौने आदि का प्रयोग करते हैं तो उन्हें रियलिया कहा जाता है। परिचित संदर्भ, जब बच्चे इन वस्तुओं को अपने परिवेश में रोज देखते हैं जिससे उनका संदर्भ तुरंत जुड़ जाता है। बिल्कुल संदर्भ की बात कर रहा है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है, बच्चे के लिए सबसे उपयोगी होती है। उसके जो आसपास के पर्यावरण में जो वस्तुएं हैं उसी से जोड़कर हम बच्चे को सिखाएंगे तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। अमूर्त से मूर्त, बिल्कुल बच्चे के सामने कोई ऐसी चीज़ जो उसने देखी नहीं है। मान लो बच्चा कोई ऐसे क्षेत्र में जहाँ ट्रेन नहीं चलती है और बच्चे को आप ट्रेन के बारे में पढ़ा रहे हो, तो या तो बच्चे को ट्रेन दिखाओ या फिर उसका खिलौना लेकर आ जाओ, तो जिससे उसका अमूर्त से मूर्त की तरफ जो सिद्धांत है उसकी पालना हो जाएगी। एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। वह जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक से मिलता जुलता है? साथियों, ये क्वेश्चन आ चुका है, पूर्व में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर आप ही दोगे। इसकी चर्चा अब हम आगे नहीं करेंगे, आप इसका आंसर दे लोगे और इसके जो यहाँ जो समझा रखा है उसको भी समझ लोगे। लेवाइगुत्सी साहब का कथन है। नेक्स्ट सवाल है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अधिक बोधगम्य निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देने में विश्वास करता है। क्वेश्चन इसी से संबंधित दो क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ये अलग तरीके से पेश किया गया क्वेश्चन है। स्टीफन क्रेसेंट के सिद्धांत के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य भाषा अर्जन को सुगम और आसान बनाना है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है।
इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में बता रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको पढ़ लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,